वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेट एग्ज़ाम के लिए। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये भी संरचनात्मक प्रकारवाद टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार्य दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उपप्रणालियों की एक ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है। तो ये किसका कथन है? तो देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है मर्टन, दूसरे हैं पार्सन्स, तीसरे हैं दुर्खाइम, चौथे हैं एंथनी गिडेंस। तो इसमें से किसका ये स्टेटमेंट है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पार्सन्स। तो जो ये कथन है ये टालकट पार्सन्स का है। और इनकी जो टालकट पार्सन की प्रमुख रुचि थी वो थी समाज में व्यवस्था को बनाए रखने की समस्या को जानना। और उसके कौन कौन से कारण हैं, यानी वो कौन कौन से तत्व हैं जो सामाजिक प्रणाली यानी जो व्यवस्था को बांधे रखती है। तो इसके अलावा जो टालकट पार्सन्स हैं इनका संरचनात्मक प्रकारवाद यानी जो आदर्शवादी प्रकारवाद इनको कहा जाता है। इसके अलावा इनका सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, तो ये सब सब इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? पहला है लेवी स्ट्रॉस, दूसरा है जेम्स फ्रेजर, तीसरा है मेलनोवस्की, चौथा है क्रोबर। तो मिथक की संरचना से कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। तो जो लेवी स्ट्रॉस हैं मिथक की संरचना के अध्ययन से ये संबंधित हैं। और देखिए, जो मिथक क्या होता है, तो कोई भी धार्मिक या पवित्र कथा जिसकी अंतर्वस्तु किसी प्राकृतिक या अधिभौतिक या सांस्कृतिक घटना के उद्भव या रचना को दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं? मिथक कहते हैं। मिथक जो है ये किसी सांस्कृतिक या उपसंस्कृति की किसी अलौकिक या विलक्षण घटना का वर्णन करती है। और लेवी स्ट्रॉस ने इन्हें जो है संरचनात्मक भाषा विज्ञान की दृष्टि से संकेतों की व्यवस्था माना है। और उन्होंने जो इसके अलावा मिथकों को वैधता प्रदान करने वाली और सामाजिक व्यवस्थाओं की व्याख्या करने वाली संस्थाओं के रूप में भी स्वीकार किया है। इसके अलावा इनके अनुसार जो है मिथकों का जो प्रमुख प्रकार होता है वो संज्ञानात्मक है, मतलब कि मस्तिष्क की आधारभूत जो विचारात्मक श्रेणियों की व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के लिए एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है? तो पहला है टालकट पार्सन्स, दूसरा है एसएफ नाडर, तीसरा लेवी स्ट्रॉस, चौथा आर के मर्टन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आर के मर्टन। तो जो आर के मर्टन है इन्होंने भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है। और इसके अलावा जो एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई जो भूमिकाएं होती हैं उसका जो समुच्चय होता है उसको इन्होंने भूमिका विन्यास कहा था। इसके अलावा आर के मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास जो है उनसे उन्होंने कहा कि जो भूमिका विन्यास से मेरा तात्पर्य मेरा मतलब भूमिका संबंधों के उस ताने बाने से है जिसमें एक व्यक्ति एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति को धारण करने के कारण बंधा होता है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है? पहला है प्रतिव्यक्तिवाद, दूसरा है रूढ़िवाद, तीसरा है एकीकरण, चौथा है आदर्शवाद। तो अलेक्जेंडर के अनुसार कौन सा इसमें से संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी एकीकरण। तो देखिए, जो अलेक्जेंडर हैं ये मार्क्सवादी और नव प्रकारवादी दोनों माने जाते हैं। और इन्होंने पुराने संरचनात्मक प्रकारवाद की जो समस्याएं बताई हैं और जिन्हें नव प्रकारवाद से नव प्रकारवाद के द्वारा इन्होंने दूर करने की कोशिश की है, वो है व्यक्तिवादी विरोध, परिवर्तन का विरोध, रूढ़ियाँ, आदर्शवाद तथा अनुभविकता विरोधी अभिनति आदि। और अलेक्जेंडर ने एकीकरण को संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में टालकट पार्सन्स का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो पहला है समय स्थिति, दूसरा है प्रकट प्रकार्य, तीसरा है डार्विन के सिद्धांत, चौथा है भौतिक नियम। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टालकट पार्सन्स ने जो सामाजिक व्यवस्था का अपना सिद्धांत दिया है वो किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समय स्थिति यानी होम्योस्टैसिस। तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन्स का विश्लेषण जो है ये समय स्थिति सिद्धांत पर आधारित है। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के 3 लक्षण बताए थे और उसे जो है विभिन्न भागों में पहला इन्होंने बताया था विभिन्न भागों में पारस्परिक निर्भरता, दूसरा इन्होंने बताया था व्यवस्था में एक सीमा तक स्थायित्व, और इस बात लास्ट इसने बताया था व्यवस्था में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है जो मानव मन की आवश्यक विशेषताओं यानी द्विधारी वर्गीकरण व्यवस्थाओं को प्रतिबिंबित करती है। तो द्विधारी वर्गीकरण, पहला रेडक्लिफ ब्राउन, दूसरा एसएफ नाडल, तीसरा क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, चौथा टालकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा लेवी-स्ट्रॉस। उन्होंने द्विधारी वर्गीकरण किया था व्यवस्था में। तो लेवी-स्ट्रॉस जो हैं ये एक तो फ्रांसीसी मानवविज्ञानी थे और इनके अनुसार संस्कृति जो है उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है जो मानव मन की आवश्यक विशेषताओं यानी द्विधारी वर्गीकरण व्यवस्थाओं को प्रतिबिंबित करती है। और इन्होंने कहा था कि अभी तक इनकी खोज का सार या जो निष्कर्ष है द्विभाजी विपरीतता यानी जो बाइनरी अपोजिशन इन्होंने दिया था उसकी धारणा है। मतलब उनका कहने का था कि विश्व की जो रचना है वो द्विभाजनों से हुई है या जो मानव संस्कृति की रचना है वो द्विधारी विरोधों से हुई है। मतलब जो बाइनरी अपोजिशन इन्होंने बताया कि कोई भी दो चीज़ जो होती है वो एक दूसरे के विरोध में होती है। तो लेवी-स्ट्रॉस जो हैं ये संरचनात्मक मानवशास्त्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति को सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला कहा जाता है जो मानवीय मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है दोहरा वर्गीय प्रणाली। देखिए वही क्वेश्चन है जो अभी इसके पहले हमने देखा और ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछा है तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया है कि पार्सन से जो भी क्वेश्चन पूछा है द्विधारी यानी बाइनरी अपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा है और बार बार जो है अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका भी राइट आंसर होगा लेवी-स्ट्रॉस और अभी जिसके बारे में हमने बात की सेम वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए इसमें कैसे पूछा है कि निम्नलिखित विचारकों में से किसने सामाजिक प्रपंच के संरचनात्मक उपागम में द्विधारी विरोध की प्रणाली का उपयोग किया है। तो फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसका देखिए लेवी-स्ट्रॉस आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन सेम क्वेश्चन है लेकिन तरीका जो है दूसरे तरीके से पूछा गया है। किसने मानव मस्तिष्क के अध्ययन के संदर्भ में द्विवर्गीकरण प्रणालियों का निरूपण किया है। तो देखिए ये भी लेवी-स्ट्रॉस होगा। तो 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार जो है क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है। तो एक जो कीवर्ड है वो याद क्या रखना है, बाइनरी अपोजिशन यानी द्विधारी वर्गीकरण। तो जहाँ द्विधारी वर्गीकरण आएगा वो वहाँ पे लेवी-स्ट्रॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संरचना के विश्लेषण में दोहरे विपर्य की अवधारणा किसने विकसित की। यानी दोहरे विपर्य लिखा है इसका मतलब है द्विधारी वर्गीकरण। तो ये भी लेवी-स्ट्रॉस हो जाएगा। देखिए यहाँ भी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है पार्सन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक विधि नामक मानव शास्त्र के एक रूपांतर का समर्थन किया है। पहला है इमाइल दुर्खीम, दूसरा है रेडक्लिफ ब्राउन, तीसरा है मेलनोव्स्की, चौथा है एफ बोवाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेडक्लिफ ब्राउन। तो रेडक्लिफ ब्राउन जो है ये सामाजिक मानवशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में से एक हैं और रेडक्लिफ ब्राउन पर जो है प्रसिद्ध मानवशास्त्री इमाइल दुर्खीम के विचारों का प्रभाव है। और दुर्खीम की तरह जो ब्राउन है ये भी समाज की संरचना और विभिन्न संस्थाओं के प्रकारों को ज़्यादा महत्व देते हैं और अध्ययन के लिए ब्राउन ने तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, आर.के. मर्टन के लिए निम्नलिखित में से संदर्भ समूह के निर्माण हेतु कौन सा आधार है। यानी जो उन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा दिया था तो उसका क्या आधार है कि लोग जो है संदर्भ समूह बनाते हैं। तो पहला है सापेक्ष समानता, दूसरा है सापेक्ष असमानता, सापेक्ष वंचन, सापेक्ष जटिलता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सापेक्ष वंचना। जो लोग एक दूसरे का मतलब अपना जो संदर्भ समूह मानते हैं दूसरे को तो वो किस वजह से मानते हैं, सापेक्ष वंचना के कारण। सापेक्ष वंचना की जो अवधारणा है इसका जो है सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, सैमुअल स्टाउफर ने किया था।
इसको लिख देते हैं हम, सापेक्ष वंचन। सबसे पहले स्टाउफर ने किया था। स्टाउफर ने जो अमेरिका के सिपाही थे उनके अध्ययन में किया था। उसके बाद में मर्टन ने किया इसका प्रयोग। मर्टन ने 1950 में इसका प्रयोग किया था और इसमें उन्होंने संशोधन कर इसे संदर्भ समूह के साथ जोड़ दिया था। और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जो सापेक्षिक वंचन या एक जो हीनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब उनका जो संदर्भ समूह होता है, उसकी तुलना में हीन एवं कमजोर अपने आप को अनुभव करते हैं। तो इसलिए अगले का क्या होता है, जो अगला व्यक्ति या समूह होता है उसको जो है वो अपना संदर्भ समूह मानने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर के मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य के व्यसनियों के द्वारा किस पथ का अनुसरण किया जाता है? तो पहला है कर्मकांडवाद, दूसरा है निराशा, तीसरा है अस्वीकरणवाद, चौथा है पश्चगमनवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चगमनवाद। यानी जब एक व्यक्ति जो है वो समाजोन्मुख लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए संस्थागत साधनों दोनों को अस्वीकार कर देता है और किसी अन्य स्थिति को अपना लेता है, तो वहाँ पे जो है वो क्या करता है, पश्चगमनवाद उसको कहा जाता है। यानी वो मद्य व्यसनी बन जाता है या मादक दवाओं का सेवन करता है, साधु सन्यासी बन जाता है, तो उसकी यह स्थिति क्या कहलाएगी, पश्चगमनवाद या पलायनवादिता भी कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रकारवाद परिप्रेक्ष्य की मुख्य सीमा यह है कि वह पहला है अविश्वसनीयता के संकट से ग्रस्त है, दूसरा है अनुभविक साक्ष्य पर आधारित नहीं है, तीसरा है क्षेत्र आधारित कार्य के समय वर्तमान में उपलब्ध केवल स्थैतिक चित्र पर ही विचार करता है, चौथा क्षेत्र आधारित कार्य को महत्व प्रदान करता है। तो इसमें पूछा है कि संरचनात्मक प्रकारवाद परिप्रेक्ष्य की जो कमी क्या है, मतलब उसकी सीमा क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षेत्र आधारित कार्य के समय वर्तमान में उपलब्ध केवल स्थैतिक चित्र पर ही विचार करता है। तो सामाजिक घटनाओं को समाज की संरचना और इसके भागों के प्रकारात्मक संबंधों के संदर्भ में विश्लेषण प्रयोग किए जाने वाले एक सैद्धांतिक या पद्धति मूलक जो परिप्रेक्ष्य है वो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य माना जाता है। और यह जो परिप्रेक्ष्य है ये क्षेत्र पर आधारित कार्य के समय वर्तमान में केवल स्थैतिक चित्र पर ही विचार करता है। तो ये क्या है, इसकी कमी है या इसका दोष है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है जिसने नौ प्रकारवाद को निपटने की आवश्यकता है? तो पहला है व्यक्तिवादी विरुद्ध, दूसरा है रूढ़िवादी, तीसरा है आदर्शवादी, चौथा है बहुआयामवाद। तो देखिए अलेक्जेंडर के अनुसार इसमें पूछा है, तो अलेक्जेंडर जो है ये नौ प्रकारवादी थे, आप सभी को पता होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बहुआयामवाद। तो जो नौ प्रकारवाद है ये संरचनात्मक प्रकारवाद का ही एक मतलब नया रूप है और इसके विकास में सबसे ज़्यादा अलेक्जेंडर का योगदान है। और अलेक्जेंडर ने पुराने जो संरचनात्मक प्रकारवाद की समस्याएं थी उसे जो है नौ प्रकारवाद के द्वारा दूर करने की कोशिश की है। तो देखिए अलेक्जेंडर ने जो समस्याएं बताई थी तो वो कौन कौन सी इन्होंने बताई थी, व्यक्तिवादी विरोध, परिवर्तन का विरोध, रूढ़िवाद, आदर्शवाद, अनुभविकता विरोधी अभिनति, ये सारे उन्होंने बताई थी कि ये सारी समस्याएं हैं जो पुराना संरचनात्मक प्रकारवाद है उससे संबंधित, जिसे कि नौ प्रकारवाद के द्वारा दूर किया जा सकता है। जबकि जो बहुआयामवाद है ये संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मेलिनोवस्की को निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? पहला है मौखिक इतिहास, दूसरा है विषय वस्तु विश्लेषण, तीसरा है नृजाति वर्णन, चौथा है वर्णन। तो सबसे ज़्यादा मेलिनोवस्की ने किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नृजाति वर्णन। तो मेलिनोवस्की जो है ये प्रकारवादी हैं और इनके सिद्धांत में सबसे ज़्यादा इनका जो पुस्तक है संस्कृति के एक वैज्ञानिक सिद्धांत, इसी में इनका जो सिद्धांत देखने को मिलता है और इन्हें नृजाति वर्णन पर अधिक महत्व देने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी द्विविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो पहला है सामाजिक क्रियाएं, दूसरा है मूल्य अभिमुखीकरण, तीसरा है प्रतिमान चर, चौथा है प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी प्रतिमान चर। तो देखिए, सामाजिक संबंधों के द्विविभाजन की एक विशिष्ट योजना प्रतिमान चर के नाम से जानी जाती है। और इस योजना के प्रस्थापक कौन है? वो है टालकट पार्सन्स। और जो यह योजना है, ये कर्ताओं द्वारा संपन्न की जाने वाली अंतःक्रियाओं के विभिन्न रूपों का अमूर्त प्रदर्शन होता है। और पार्सन्स ने परवर्ती प्रतिमान के 5 जोड़ों की योजना इन्होंने प्रस्तुत की थी। पहला इन्होंने बताया था सार्वलौकिक बनाम विशिष्टतावाद। दूसरा इन्होंने बताया था जन्मपरक बनाम उपलब्धिकरण। तीसरा इन्होंने बताया था भावनात्मक बनाम भावात्मक तटस्थता। चौथा इन्होंने बताया था आत्महित बनाम सामूहिक हित। पांचवा बताया था एक पक्षीय बनाम बहुपक्षीय। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन इस विचार का समर्थन करता है कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है, जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है? तो यह किसका विचार है? तो इसका राइट आंसर होगा A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकी प्रतिरूप प्रस्तुत किया है? लेवी स्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, SF नार्डेल। तो इसका राइट आंसर होगा लेवी स्ट्रॉस। इन्होंने जो है नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकी प्रतिरूप प्रस्तुत किया था। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।